अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, अरब इसराइल वार, जाहिर है इट इज़ नॉट एन अरब इसराइल वार, ऑफ कोर्स इट इज़ हमास एंड इसराइल। इसमें काफ़ी तेज़ी भी आई है और काफ़ी ग्लोबल इसका मामला चल रहा है। सेक्रेटरी ब्लिंकन, अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर, अम्मान जॉर्डन गए थे और अरबियन फॉरेन मिनिस्टर से मीटिंग हुई। जाहिर है उन सबकी एक ही डिमांड थी कि सीज़ फायर कराया जाए। और ब्लिंकन साहब का कहना ये था कि सीज़ फायर करने का मतलब है कि हमास को सांस लेने का ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा, सांस लेने का मौका मिलेगा, रीग्रुप होने का मौका मिलेगा, ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से वो फिर अटैक करेंगे। तो सीज़ फायर इज़ नॉट एन ऑप्शन। मीटिंग के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो ब्लिंकन साहब खड़े थे, इनके साथ दूसरे फॉरेन मिनिस्टर खड़े थे। तो इजिप्ट और जॉर्डन, इन दोनों के फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल ब्लिंकन साहब को वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहते रहे कि आप सीज़ फायर को मटेरियलाइज करें। लेकिन ब्लिंकन साहब, ज़ाहिर है अमेरिका बिल्कुल भी इस चीज़ पे तैयार नहीं है, सीज़ फायर पे। अजीज़ दोस्तों, जंग में क्या हो रहा है उस पर जाने से पहले मैं ज़रा इज़राइल की एक प्राइम मिनिस्टर थी, चौथी प्राइम मिनिस्टर थी 1969 से 1974, गोल्डा मेयर, इन्होंने इज़राइल का प्राइम मिनिस्टरशिप संभाली थी 1967 की वॉर के बाद, और 1973 की वॉर भी इनके ज़माने में हुई थी। तो और इनका पीरियड एक ग्लोरीफाइड पीरियड है, इनका पीरियड बहुत ही स्ट्रॉन्ग इज़राइल को ले जाने का माना जाता है। उनके कुछ कोट्स आपकी तरफ रखूँगा। वो कह रही हैं कि दुनिया यहूदियों से सिर्फ उस वक्त तक नफ़रत करती है जब तक यहूदी रिटेलिएट नहीं करता, जब तक यहूदी मुकाबला नहीं करता, वरना यहूदियों के ऊपर रहम करने के लिए वो हमेशा तैयार होते हैं। यानी यहूदी मार खा रहे हो तो इनके लिए यहूदी बहुत अच्छा है। एक और जगह उन्होंने ये कहा था 1957 में, प्राइम मिनिस्टर बनने से 10 साल पहले, कि अरब के साथ हमारा पीस, अमन सिर्फ उस वक्त आएगा जब वो अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करेंगे उससे जितनी हमसे नफ़रत करते हैं, जितनी हमसे नफ़रत करते हैं उससे ज़्यादा वो अपने बच्चों से प्यार करेंगे तो अमन आ जाएगा। एक और चीज़ इन्होंने कही थी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको हम कहें कि फ़लस्तीनी लोग, फ़लस्तीनी जनता, पैलेस्टीनियन पीपल, ये नहीं है कि हम आए इधर, हम इज़राइल में आए, हमने इनको निकाल बार फेंक किया और हमने इनका मुल्क ले लिया, इसलिए कि वो है एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और ये हकीकत बात है कि वो इज़राइल में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। वो कनान में, गज़ा के पास एक छोटा सा इनका इलाका था जिसमें ये कबीला रहता था। इनका इज़राइल से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। फ़लस्तीन नाम भी हिस्ट्री में कहीं नहीं था। ये ओटोमन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के ज़माने में इस इलाके को फ़लस्तीन का नाम दिया गया, वरना किंगडम ऑफ जूडा और किंगडम ऑफ इज़राइल, हज़रत दाऊद की किंग डेविड एम्पायर में पैलेस्टिया एक कनानी कबीले का इलाका था, वो इज़राइल से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। एक और जगह उन्होंने कहा था, जो इनका मोस्ट फेमस कोट है, कि अगर अरब्स ने बंदूक रख दी तो कोई जंग नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, लेकिन अगर इज़राइलियों ने बंदूक रख दी ना तो फिर कोई इज़राइल नहीं होगा। अजीज़ दोस्तों, बात सिंपल सी है कि इस बात पे सिर्फ बहस हो रही है कि पैलेस्टीनियन सिविलियंस और हमास अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है। देखें, गज़ा में एक भी यहूदी नहीं रहता, रमल्ला में एक भी यहूदी नहीं रहता, रमल्ला इज़ वेस्ट बैंक। जॉर्डन एक भी यहूदी नहीं रहता, सीरिया एक भी यहूदी नहीं रहता था। इजिप्ट, लेबनान, इराक में बहुत थोड़े से रह गए हैं यहूदी, जबकि ये पूरे इलाकों में यहूदी बहुत ज़्यादा होते थे, सब ख़त्म कर दिए गए। इज़राइल में 2 मिलियन अरब रहता है, जिनको सारे सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स मिले हुए हैं। कल एक अरब मुस्लिम फौजी कमांडर इज़राइल की फ़ौज का मारा गया, अरब मुस्लिम इज़राइली फ़ौज का कमांडर। लेकिन इल्ज़ाम लगता है कि जेनोसाइड इज़राइल कर रहा है अरब्स का,
जबकि यहूदियों का जेनोसाइड इन सारे मुल्कों में जो मैंने आपको बताया ये कर दिया। जब मुसलमान हमास की डिफेंस करता है तो कुत्ते की तरह भौंकता है, लेकिन जब मुसलमान चाइना के मुसलमानों के डिफेंस के वक्त मुंह बंद करके बैठ जाता है। ये देखें, ये किसी ने बनाया है कि फ़लस्तीनियों की सपोर्ट के लिए सारी दुनिया के मुसलमान देश, तुर्की, पाकिस्तान, नाइजीरिया, सारे आ गए हैं। उगर चाइना के मुसलमानों की सपोर्ट के लिए एक मुसलमान मुल्क नहीं बोलता। अजीज़ दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है। ऐसे में सऊदी अरब और इमारात का कैरेक्टर खुल के सामने आया है ज़बरदस्त, क्योंकि उनको पता है कि कौन गलत है और कौन सही है। देखिए, मैं बचपन सऊदी अरब में गुजरा, उस वक्त तो हमें इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स का नहीं पता होता था, फिर भी हमें ये पता था कि फ़लस्तीन पे इजराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है। उस वक्त का सऊदी अरब भी फ़लस्तीनियों की फुल सपोर्ट करता था। रोज़ यासिर अरफात सऊदी अरब के दौरे करता था, सारी चीज़ें थी। हमारी बिल्डिंग में हम रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे, अर्ली 70s में जद्दा में। तो हमारे सामने एक यमनी फैमिली रहती थी, बराबर में एक पाकिस्तानी पंजाबी डॉक्टर रहता था और कॉर्नर पे एक फ़लस्तीनी फैमिली रहती थी। अजीज़ दोस्तों, सऊदी अरब ने शुरू से प्रोटेस्ट और इन चीज़ों में अलाउड नहीं है। लाखों फ़लस्तीनी सऊदी अरब, इमारात वगैरह में रहते हैं। इनको प्राइवेट में भी पॉलिटिक्स डिस्कस करने की इजाज़त नहीं है। आज दंदनाते फिरते हैं ना, यूरोप अमेरिका में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं। आज भी शुरू से लेकर आज तक इनको वहाँ पे प्राइवेट में भी पॉलिटिक्स की बात करना अलाउड नहीं है। मैंने शारजा में एक फ़लस्तीनी की दुकान पे भी काम किया है कुछ महीने, फुआद नाम था उसका, एक नंबर का हरामी। और यूं समझ लें कि मतलब मेरा उसके साथ एक बड़ा लंबाई झगड़ा भी चला है। मुख्तसर ये कि उसने भी कभी इज़राइल, फ़लस्तीन, ये वो कभी बात नहीं की। उस पूरे मार्केट में जहाँ पे उसकी दुकान थी, टाइपिंग की दुकान थी, वहाँ पे कई दुकानें थीं, कई चीज़ें थीं, कई फ़लस्तीनी थे, कभी उन्होंने डिस्कस नहीं किया। फिर बाद में मैंने टाइपिंग की दुकान डाली जब मैं नेशनल बैंक ऑफ शारजा में काम करता था। तो मेरी ड्यूटी 1-1:30 बजे तक होती थी। तो शाम को मैं फिर दुकान खोली थी जिसमें 2 फ़लस्तीनी लड़कियां रखी थी टाइपिंग के लिए। तो सुबह वो दोनों होती थी, शाम को एक हाफ टाइम रखी थी और मैं आ जाता था। एक क्रिश्चियन फ़लस्तीनी थी, एक मुसलमान फ़लस्तीनी थी, सादिया और फ़ातिन। कभी डिस्कस नहीं हुआ इज़राइल, फ़लस्तीन, ये कभी प्राइवेट में भी बात नहीं करते थे। तो अजीज़ दोस्तों, सऊदी अरब और इज़राइल, इमारात का आज का हिसाब किताब ये है कि सऊदी अरब हूती मिज़ाइलों को रोक रहा है, क्योंकि यमन से जब हूती मिज़ाइल उड़ता है इज़राइल की तरफ तो सऊदी अरब के एयर स्पेस से गुजरता है। सऊदी अरब इनको गिरा रहा है, इनके हूती मिज़ाइलों को। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। सऊदी डिफेंस मिनिस्टर जो मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं, उन्होंने अमेरिका के डिफेंस पेंटागन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें यूएस एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब के बॉर्डर्स पे लगाया जाएगा, ताकि इज़राइल की तरफ कोई भी रॉकेट, कोई भी चीज़ सऊदी अरब के पास से जाएगी तो उसको रोका जा सके। इमारात ने 8 प्लेन मिलिट्री एड के और मिलिट्री इक्विपमेंट्स के भर के इज़राइल भेजे हैं पिछले कुछ दिनों में। अजीज़ दोस्तों, यह है कि सऊदी अरब और इमारात इस वक्त बहुत पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं। बताने को सिर्फ ये कर देते हैं कि कंडेम कर देते हैं और ये सब चीज़ें। तो आपको याद होगा कि जब मुशर्रफ और जरदारी और नवाज शरीफ के पीरियड में 9/11 के बाद से लेके 2016 तक पाकिस्तान में बहुत सारे ड्रोन हमले होते थे और पाकिस्तान के शमसी बेस से वो ड्रोन अमेरिका के उड़ते थे और पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी इलाके के, कहीं गाड़ी पे, कहीं शादी की तकरीब पे, कहीं घर में मिसाइल मार के टेररिस्टों को मारते थे कि ये टेररिस्ट हैं, कोई अदालत नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उस वक्त जरदारी और नवाज शरीफ की सरकार ने और मुशर्रफ की सरकार ने अमेरिका से ये कहा था कि आपको हमने अड्डा दिया है, आप वो इस्तेमाल करें, बस हम कंडेम करते रहेंगे, हमें भी अपनी पब्लिक को
खुश करना है। तो हम कंडेम करते रहेंगे, आप अपना काम करते रहो। तो यही चीज़ सऊदी अरब इमारात इस वक्त कर रहा है कि कंडेम भी कर रहे हैं इसराइल को कि जेनोसाइड हो रहा है, सिविलियंस को मारा जा रहा है, ये वो, लेकिन साथ ही साथ मदद भी कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चीज़ें चल पड़ी हैं और फ़लस्तीनी इस वक्त काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फ़ोटोज़ लगा के बच्चों की कंप्यूटर पे जनरेट करके लगा रहे हैं दुनिया में सिंपैथी गेन करने के लिए। अब ये एक बच्चे की तस्वीर लगाई है, उसकी 6 उंगलियां हैं। तो ये इस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, एक और हिस्ट्री के हवाले से चीज़ बता दूं कि जब 2006 में जब अरब फ़लस्तीनी इजराइल एग्रीमेंट हो चुका था, इजराइल ने गज़ा से विड्रॉ कर लिया टोटल, इवन अपनी सिविलियन पॉपुलेशन जो वहाँ रहती थी उनको भी विड्रॉ कर लिया, सब कुछ कर लिया। उस वक्त वहाँ पे फतह की हुकूमत थी गज़ा और वेस्ट बैंक में। आज सिर्फ वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो फतह है। गज़ा में हमास ने एंट्री डाली। हमास कतर की मदद से, तुर्की की मदद से और मेनली ईरान की मदद से बनाई गई और उन्होंने बाय फोर्स मिलिटेंसी के ज़रिए वहाँ पे टेक ओवर किया और फतह के कई 100 लोगों को मार दिया, अपने ही फ़लस्तीनी फतह के लोगों को। उस पे आज तक मुंह बंद है सबका, कोई बात नहीं कर रहा। सड़कों पे लाशें घसीटी गई थी फतह के लोगों की। ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। एक और छोटा सा मैं बात करना चाहूँगा कि शाकिरा जो फेमस सिंगर है, वाका वाका था, क्या गाना था, वर्ल्ड कप फुटबॉल कुछ साल पहले, शाकिरा ने सऊदी अरब में कंसर्ट किया है कल परसों में। उस पे पूरी दुनिया में शोर मच रहा है कि उधर गज़ा में फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड हो रहा है, सऊदी अरब कंसर्ट कर रहा है, मज़े कर रहा है, इंजॉय कर रहा है। तो क्या बाकी दुनिया खामोश होकर बैठी है? पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा? अगर इतना ही ड्रामा करना है तो फिर वर्ल्ड कप से वापस आ जाते, नहीं कर खेलते कि यार इस वक्त हमारे मुसलमान फ़लस्तीनी भाई तकलीफ में, हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं। या पाकिस्तान की हिपोक्रेट कौम वर्ल्ड कप नहीं देख रही? अभी 2 हफ्ते 10 दिन पहले आतिफ असलम ने अमेरिका में कंसर्ट किया। उस कंसर्ट में लोग पैसे उड़ा रहे थे, तो आतिफ असलम कहता है कि ये पैसे आप उड़ाएं नहीं, गज़ा की मदद के लिए डोनेट कर दें। टोपी ड्रामे करवा लो, लेकिन कंसर्ट हो रहा था ना, उसमें लोग क्या रो रहे थे, मातम कर रहे थे। आतिफ असलम कर कंसर्ट में सब डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। या पाकिस्तान में फिल्में ड्रामे बननी बंद हो गई हैं, या टीवी पे मातम चल रहा है। लाइफ चल रही है दुनिया भर के मुसलमानों की। तो सऊदी अरब ने शाकिरा का कर लिया था सऊदी अरब पे इल्ज़ाम। तो ये इनका हिपोक्रेसी चलती रहती है, इस पे कोई ज़्यादा तुम मारते रहो हम कंडेम करते रहेंगे, ये पॉलिसी चलती रहेगी। हाँ, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा टसवे बहा रहा है, टसवे आपको पता है उर्दू का लफ्ज़ है, शायद आपको ना पता हो, झूठे आंसू, मगरमच्छ के आंसू। जो टसवे बहा रहा है ना सबसे ज़्यादा, वो यूनाइटेड नेशंस है। हर रोज़ यूनाइटेड नेशंस इजराइल के बारे में कि आज एम्बुलेंस को उड़ा दिया, आज फलां स्कूल पर हमला कर दिया। अरे भाई, हमास ने सबको हाईजैक किया हुआ है। हमास की आपको क्या बताएं, देखें, ये एक अरब जर्नलिस्ट है, उसने लिखा है ब्रेकिंग न्यूज़ कि अभी अभी पता चला है कि हमास ने डजन्स ऑफ फ़लस्तीनी बच्चों और औरतों को सड़कों पे गोलियां मारी हैं। वो लोग जो नॉर्थ गज़ा से साउथ गज़ा जाना चाह रहे थे, उनको गोलियां मार के मार दिया। वो बच्चे और औरतें सफ़ेद झंडे उठा के जा रहे थे ताकि इजरायली उनको ना मारे, तो इजरायली ने तो नहीं मारा, हमास ने मार दिया। और ये पीछे भी करते रहे हैं हिजबुल्लाह और हमास वाले, सीरिया के टेररिस्ट भी ये करते रहे। और वो फ़लस्तीनियों को जो लड़ना नहीं चाहते, वो उनको, जैसे इजराइल ने कहा है कि आप नॉर्थ गज़ा छोड़ दें, उनको रोका जा रहा है। और फिर ये करके ये सब चीज़ें इजराइल के सर पे मत्थे बांधी जाती हैं। ये देखें ना, ये एक औरत है, बहादुरी से निकली गज़ा में, और वो कह रही है कि हम को सड़कों पे सबसे ज़्यादा ख़तरा हमास के लोगों से।
हमास के लीडर का बच्चा जो 20 साल का है, उसके पास लग्जरी गाड़ी है, जीप है, घर है, शादीशुदा है, उसके पास लाइफ की एवरीथिंग है। मेरे बच्चे के पास कुछ भी नहीं है। तो उनको भी अब पता चल रहा है, ठीक है ना। एक ड्रामा जो होता है ना, वो एक हद तक चलता है। ये जो बाहर बैठे हैं ना, खास तौर पे तुर्की, कतर, पाकिस्तान, इस टाइप के लोग ज़्यादा ड्रामाटाइज कर रहे हैं। ये देखें बुशरा शेख, फ़लस्तीनियों ने 5 मिनट में वो काम कर दिया जो ज़ेलेंस्की ने $75 बिलियन लेने के बाद भी नहीं कर दिया। ह्यूमिलिएशन इज़ एन अंडर स्टेटमेंट। यानी 7 अक्टूबर को जो हमास ने अटैक किया, वो कह रहे हैं कि फ़लस्तीनियों ने किया। तो अजीज़ दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है। जुम्मे के दिन नसरुल्लाह जो हज़बुल्लाह का लीडर है, शिया है, ईरानी है, लेबनान में बैठ के इसने पूरी दुनिया से और ख़ास तौर पर अरब मुल्कों से कहा है कि आप पेट्रोल और फूड एक्सपोर्ट इज़राइल को बंद कर दें और इकोनॉमिक प्रेशर डालें। अमेरिका को धमकी दी है कि अगर तुम सुधरे नहीं तो अब हम अमेरिका के ऊपर अटैक करेंगे। और मुसलसल धमकियों वाले उसने वो किया है कि अब हम दिखाएंगे, हमारे पास क्रूज़ मिज़ाइल हैं, हमारे पास ये है वो है। तो अब इज़राइल पे क्रूज़ मिज़ाइल की बारिश शुरू हुई है, लेकिन इज़राइल इसको बिल्कुल कंट्रोल कर रहा है, इसका मुकाबला कर रहा है। 40,000 की हमास की फोर्सेस आज भी गज़ा में बैठी हैं, टनलों के अंदर। हमास पूरा मुकाबला करने की तैयारी करके बैठा है। हमास इस वक्त इस जंग को उस हद तक बढ़ाना चाहता है कि ये फैले, और इस वक्त अरब कंट्रीज बड़े समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। सिवाय ये टेररिस्ट आउटफिट्स जो हैं, यमन की हुती हुए या लेबनान के हिजबुल्लाह हुए या सीरिया के IS हुए, ये सब हमास के साथ मिलकर थोड़ा बहुत कर रहे हैं। लेकिन इनकी कोशिश ये है कि ये जंग फैले, इसमें सऊदी अरब और उस तरफ मामलात जाएं। और अगर उस तरफ मामलात जाते हैं ना, तो फिर आपको पता है पूरी दुनिया का एनर्जी सोर्सेज इधर पड़े हुए हैं। चाहे वो कतर से गैस जा रही हो, चाहे वो सऊदी अरब, कुवैत, अमान, इराक से इमारात, इन सब से पेट्रोल जा रहा हो, ये सब इसी इलाके में है। सुएज़ कैनाल और उस तरफ अरबियन जो पट्टी है, वो सब ब्लॉक करने की कोशिश है, जिससे क्या होगा कि यूरोप, अमेरिका तो फिर अपना पेट्रोल वगैरह का इतना स्टॉक रखते हैं कि वो काफ़ी अरसे तक सरवाइव कर लेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान जैसे भिखारी मुल्क है ना, ज़्यादातर मुसलमानों का यही हाल है, मुसलमान मुल्कों का, उनका मामला ख़राब होगा और फिर वो मजबूरन इस जंग में आएँ। तो ऐसा होगा नहीं। देखें अज़ीज़ दोस्तों, कोशिश नसरुल्लाह हज़बुल्लाह की या हमास की ये है कि जंग बड़े फैले, और उसके पीछे एक ही कंट्री ईरान लगा हुआ है मुसलसल। और ईरान के साथ साथ तुर्की भी इसको काफ़ी भड़कावा दे रहा है। अब जैसे 28 दिन क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी गज़ा में कमिट किए गए। अबे उस वक्त क्यों चुप बैठे थे जब इराक, लीबिया और सीरिया में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहा था? लाखों लोग मार दिए तुम्हारी मदद से। सारे अटैक तुर्की के जरिए होते थे, नेटो का नाम लेके। तो चुप बैठे थे, तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नजर नहीं आ रहा था। या दूसरे मुसलमान जो चाइना में, पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नजर नहीं आ रहा। तो ये लोगों की कोशिश है कि इसको बढ़ावा दिया जाए, इसको फैलाया जाए। अल्जीरिया की पार्लियामेंट ने अल्जीरिया के प्रेसिडेंट को ये पावर दे दी है कि वो अल्जीरिया की फ़ौज को इजराइल से लड़ने के लिए भेज दे। अबे उसके बाप की हिम्मत नहीं है। अल्जीरिया की फ़ौज या अल्जीरिया की मिलिट्री पावर की औकात क्या है, किसी गिनती में नहीं आते। पूरे दुनिया के मुसलमान मुल्क भी आ जाए ना तो भी मुकाबला नहीं कर सकते। ये भूल में ना रहें कि चाइना या रशिया आएंगे। देखें, बेंयामिन नेतन्याहू ने साफ अल्फाज में कह दिया है, I want to make clear Israel's position regarding a ceasefire. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11,
Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war, a war for our common future. Today we draw a line between the forces of civilization and the forces of barbarism. It is a time for everyone to decide where they stand. Israel will stand against the forces of barbarism until victory. I hope and pray that civilized nations everywhere will back this fight. Because Israel's fight is your fight. Because if Hamas and Iran's axis of evil win, you will be their next target. That's why Israel's victory will be your victory. But make no mistake, regardless of who stands with Israel, Israel will fight until this battle is won, and Israel will prevail. May God bless Israel, and may God bless all those who stand with Israel. अजीज दोस्तों, 47-48 में धर्म के आधार पर दो देश बनाए गए थे, इजराइल और पाकिस्तान। इजराइल का गज़ा के साथ बॉर्डर है, पाकिस्तान का इंडिया के साथ है, और ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशंस के हवाले से इन दो इलाकों में, यह गज़ा के साथ बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल है कश्मीर की। तो भारत है ना, पीओके के साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसके ऊपर एक फेंस लगा रहा है और कोशिश कर रहा है कि इस फेंस को ऐसे बनाया जाए कि मूवमेंट के सेंसर लगाए जाएं, ग्राउंड मूवमेंट के हैं, थर्मल इमेजिंग हैं, और इस टाइप की एक फेंस लगाई जाए जिससे कि हम ये देख सकें कि कोई ख़तरा हो तो पहले से हमें पता चल जाए, कोई घुसने की कोशिश करे। इसको स्मार्ट फेंसिंग कहते हैं। आजकल स्मार्ट का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हो रहा है वो आपको पता है कि स्मार्टफोन्स और इस तरह, तो ये एक स्मार्ट फेंसिंग भारत $multi-million का एक प्रोजेक्ट है जो पीओके पे लगा रहा है और टेस्टिंग हो रही है। लेकिन ऐसी ही फेंस ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ गज़ा के साथ इजराइल की थी, लेकिन उस फेंस के बावजूद, उस मिलिट्री प्रेजेंस इजराइल की बावजूद, और इतना सा रेगिस्तानी बॉर्डर है, उसके बावजूद हमास घुस गया इजराइल में और उसको जो करना था कर भी दिया। तो अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत का ये फेंसिंग कामयाब होगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल एक पहाड़ी कश्मीर में है, पूरा पहाड़ी इलाका है, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन आपको पता है कि पिछले 40 सालों से 30 सालों से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान के टेररिस्ट आज़ादी से भारत के इलाकों में घुस जाते हैं और टेररिज्म करते आए हैं। भारत की फोर्सेस पिछले 5 साल से इस चीज़ को बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया है। ख़ास तौर पे 2014 से इसमें बहुत कमी आई और 2018 से तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर। मतलब आप यूँ समझ लें कि जहाँ पे हफ्ते में 5-6 बड़े टेररिस्ट एक्ट हो जाते थे, लोगों को मारा जाता था, बम मारे जाते थे, ये सब था, उसकी जगह अब महीनों में कहीं जाके, मतलब अगर आप देखें तो ये अनंतनाग हुआ, पुलवामा हुआ, तो 3-4 ऐसे एक्ट हुए हैं पिछले 4-5 सालों में। तो अब भारत की फोर्सेस बहुत कामयाबी से इनको रोक रही हैं और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक स्मार्ट फेंसिंग की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब हमास ने जिस तरह उस स्मार्ट फेंसिंग की होते हुए, इतनी बड़ी मिलिट्री प्रेजेंस के होते हुए घुस गए इजराइल में, तो फिर ये सवाल उठता है कि भारत की ये फेंसिंग कामयाब होगी या भारत ऐसा कौन सा तरीका रखे कि जिससे फुल टाइम। तो मेरी नज़र में इसका एक ही तरीका है कि भाई अपने इलाके वापस ले लो, पीओके गिलगित बल्तिस्तान वापस ले लो। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन भारत इस वक्त शायद वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे है कि लेट्स सी सिचुएशन कहाँ जाती है। इस जंग में पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा कॉर्नर होता जा रहा है। हो सकता है कि जंग के फैलने पे भारत को ऐसा कोई मौका मिल जाए। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट।